रिलायंस जियो ने 37,000 करोड़ रुपीस की पब्लिक ऑफरिंग निकाली है। रिलायंस जियो को पब्लिक लेके जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो जल्द ही अपना आईपीओ ला सकती है और माना जा रहा है कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है। और इसके अंदर सबसे क्रेजी बात यह है कि ये लोग अपना एक शेयर तक नहीं बेच रहे हैं। और ये वाली कहानी लोगों को थोड़ी बहुत अजीब तो लग रही है, पर प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि मुकेश अंबानी ने पूरे रिलायंस एम्पायर को अपने बच्चों के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर आप लोगों ने रिलायंस जियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी एक्चुअल में अंबानी की नहीं है। अंबानी तो अब उस कंपनी को चलाता भी नहीं है। सभी कंपनीज को अपने बच्चे और अपनी बीवी के अंदर बांट दिया गया। और जब मैं तुम्हें ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा ना कि यार किसके पास कौन सा वाला डिपार्टमेंट है, तुम्हें लगेगा कि यार इस आदमी के साथ तो बहुत इंजस्टिस हुई है। और एक बार को इंजस्टिस भी समझ आती है कि पूरे एम्पायर को 3 टुकड़ों में डिवाइड करके सबको बांट थोड़ी देंगे। पीछे कोई ना कोई दिमाग, कोई ना कोई कैलकुलेशन तो रखी ही होगी ना जिसके बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जा रहा है। बट पूरे एम्पायर को डिवाइड करते टाइम जब ये चौथा कैंडिडेट एंटर किया ना, उसके बाद मुझे समझ आया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये आज इलेक्शन लड़े जीत भी सकते हैं। और इस पूरे एम्पायर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इस वीडियो के अंदर। तुमने आज तक 50 वीडियो देख ली होगी कि भाई ये एम्पायर बना कैसे, इसके पापा क्या काम करते थे, इसका भाई क्या काम करता था। तुम्हें पता है एक्चुअल में जब आप लोग भूखे होते हो ना तो पैसा कमाना बहुत आसान होता है। आपके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ रही होती है जिसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो, दिन रात काम करते हो, सोते नहीं हो और उसके बाद पैसा कमा लेते हो। पर जितना मुश्किल पैसा कमाना होता है उससे बहुत 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 ज्यादा मुश्किल पैसे को बचा के रखना होता है। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि तीसरी पीढ़ी हमेशा आगे काम खराब करती है। और ये तीसरी पीढ़ी का ना लॉजिक समझो। पहली पीढ़ी जिसको आप लोग जनरेशन भी बोल सकते हो, जो गरीबी के अंदर पलती है, वो हसलर बहुत होती है। और जब वो हसल कर रही होती है तब दूसरी पीढ़ी उसको देख रही होती है। तो यहाँ पे पहली पीढ़ी कौन था? धीरू भाई अंबानी। जब धीरू भाई अंबानी अपने स्ट्रगलिंग फेज के अंदर थे और कंपनीज को एक्वायर करके बड़ा कर रहे थे, अपना स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों पैदा हो चुके थे और वो अपने बाप को स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे और उनसे सीख रहे थे। पर उसके बाद आती है तीसरी पीढ़ी जो पैदा ही अमीरी में होती है। वो एक कोट है, तुमने सुना ही होगा ना, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम। सो इट्स अ सर्कल जो अपने आप में रिपीट करता रहता है। तो अपने पूरे एम्पायर को अपनी थर्ड जनरेशन से बचा के रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि जब एक जनरेशन प्रिविलेज में ही पली बड़ी होती है ना तो उसको पैसे की वैल्यू बताना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे हम अंबानी के बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंबानी के बच्चे ही अंबानी एम्पायर का फ्यूचर है। अभी किसको कब कौन सी कंपनी दी गई, किसका चेयरमैन बनाया गया, किसके पास कौन सी कंपनी के कितने शेयर है, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग एंड में बात करेंगे। पर सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और वो है नीता अंबानी। नीता अंबानी को ना तुम लोग ऐसे देखो कि ये पूरी की पूरी रिलायंस फाउंडेशन की ना बैकबोन है। कल को अगर रिलायंस एम्पायर कहीं पे थोड़ा बहुत हक भी देता है ना, तब भी नीता अंबानी उस पूरे एम्पायर को सेव कर सकती है। क्योंकि इन्होंने 2010 के अंदर बनाई थी रिलायंस फाउंडेशन, जिसके अंदर इन्होंने 8.6 करोड़ लोगों की मदद करी है। इसको ना तुम लोग रिलायंस की एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस पावर समझ के चलो। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत उठते हैं ना कि भैया इनके पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो सिर्फ देश को लूट रहे हैं। जब आप एक लेवल से ज्यादा बड़े हो जाते हो ना तो लोग आपकी अमीरियत के ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं। जब आप स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होते हो तो लोगों को लगता है यार ये ना सेल्फ मेड है। जब आप और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो लोगों की जलनी शुरू होती है। फिर आपको समाज में चैरिटी करनी है, चाहे आप 1% स्पेंड कर रहे हो, चाहे आप 0.5% स्पेंड कर रहे हो, पर आपको चैरिटी करके मार्केट करना है खुद को कि भैया हम लोग तो पैसा दान में दे रहे हैं। जिसके लिए इन्होंने आज तक 91,000 से ज्यादा गांव, 626 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारा कुछ कवर कर दिए। 8.6 करोड़ लोगों की मदद करी है, वो भी सिर्फ एक देश के अंदर। जर्मनी की पॉपुलेशन है 86 मिलियन। और ये सारा क्यों किया जाता है? जिससे सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी चीजें दिखाई जा सके। इस पोजीशन पे आने के बाद खुद को सिर्फ अमीर कायम करके रखना इनफ नहीं होता है। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल हम सबने ना कलेक्टिवली एक्सपीरियंस किया और वो थी इनकी शादी। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी शादी क्यों की गई थी? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा, इनको शोशेबाजी करनी थी। शोशेबाजी गरीबों का काम होता है, अमीरों का काम नहीं होता। जिसमें पैसा होता है वो छुपाता है, दिखाता नहीं है। ये चीज इनको इसलिए करनी थी क्योंकि अपनी इन्फ्लुएंस पावर को बढ़ा सके। ये दिखा सके कि भाई तुम जिनके फैन हो ना वो तो हमारे स्टेज पे आगे नाचते हैं। जिससे पता क्या होता है, हमेशा पावर शिफ्ट होती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम में से जिसने इन्फिनिटी वॉर मूवी देख रखी है ना, और तुमने पहले ऐसे मार्वल्स को फॉलो कर रखा है, तो तुम्हें पता होगा हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ, इन्होंने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था थाइनोस। और अभी थाइनोस बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये चीज उन्होंने पता कैसे दिखाई? 3 या 4 सेकंड की एक क्लिप लगाई जिसके अंदर थाइनोस ने हल्क को धो दिया। 4 चार्टों के बाद हल्क उठ तक नहीं पा रहा था। जिससे जब हम हल्क को यहाँ समझते थे और उसको तोड़ दिया गया तो हम किसी और को उससे ऊपर समझने लग गए। क्या हुआ? पावर शिफ्ट हो गई। जहां हमको लगता था हल्क से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, हल्क से ज्यादा पावरफुल निकला। उनको पूरी एक मूवी डेडिकेट नहीं करनी पड़ी ये चीज दिखाने
के लिए कि ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 सेकंड की क्लिप इनफ थी। क्या हुआ, पावर ट्रांसफर की गई। और पावर ट्रांसफर तो तुम्हें समझ भी आ रही होगी, पर पावर में रहने के लिए इनके तीनों बच्चों के अंदर इक्वल डिवाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इक्वल डिवाइड नहीं होगा तो भैया कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के अंदर भी हुए थे। तुम में से जिनको नहीं पता, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का ना पूरा का पूरा एक सीजन चला है। इन पे वेब सीरीज बनेगी और फटेगी, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी ने पूरा का पूरा एम्पायर बनाया था, और अपने जाने से पहले ना वो अपनी प्रॉपर्टीज को डिवाइड करके नहीं गए। उन्होंने बताया नहीं कि किसका कौन सा बिजनेस है, कौन कितने % ओन करता है। और उनके जाने के बाद पीछे 2 भाई रह गए जो आपस में लड़ने लग गए, बोल रहे हैं ये मेरा है वो मेरा है। तो 2005 के अंदर कोकिला बहन, जो कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मदर थी, उन्होंने आगे सामने फैसला करवाया और सारे के सारे बिजनेस को डिवाइड किया। इसके अंदर मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, ऑयल, रिफाइनरी ये वाले बिजनेस मिल गए, और अनिल अंबानी को पावर, फाइनेंस, टेलीकॉम ये वाले बिजनेस मिल गए। और एक रूल बना दिया गया कि आप उसके धंधे में नहीं कूद सकते और ये आपके धंधे में नहीं कूद सकता। याद है पहले रिलायंस की सिम आती थी, अनिल अंबानी का था वो, और रूल बना दिया गया था कि मुकेश अंबानी कभी भी अपनी सिम कंपनी लॉन्च ही नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या हुआ, अनिल अंबानी फेल हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, मुकेश अंबानी ने ग्रो कर लिया, क्योंकि उसके पास एक ऐसा बिजनेस था जो सस्टेनेबल भी था और कैश काउ भी था। पेट्रोकेमिकल के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, और आज के डेट में भी अगर तुम पूरा रिलायंस एम्पायर देखोगे ना, 60% से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल का है। तुम बोल देते हो भैया इनके इतने सारे स्टोर है, इतनी सारी कंपनी, इतना बड़ा ओटीटी, इतनी सारी सिम में कोई भी प्रॉफिट नहीं जनरेट करती उतना जितना तेल से आ रहा है। तो पुरानी सारी की सारी सीख को उठाया और रेप्लिकेट कर दिया कि भैया मेरे जाने से पहले मौत कभी भी आ सकती है ना। तो मुकेश अंबानी सर ने बोला कि भैया मेरे जाने से पहले सभी बिजनेस को डिवाइड कर देते हैं, इनकी मदर तो है ही, पूरे बिजनेस की बैकबोन है, पूरा पीआर गेम वो संभाल लेंगी। मेरा काम क्या है, चलते धंधों को बांट के जाना। और चलते धंधों में सबसे बड़ी कैश काउ क्या चीज है, ऑयल। और पुराने एक्सपीरियंस से क्या चीज समझ आती है, जिसके पास तेल है वो रूल करेगा। तो होने क्या वाला था, तेल के लिए दोनों भाइयों ने लड़ाई करनी थी और साथ में बहन भी आ जाती तो और कलेश। तो अंबानी भाई ने क्या किया, अपने सारे के सारे शेयर्स को एक ट्रस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और सबको एक बड़े अम्ब्रेला रिलायंस के अंदर ले आए, और सभी बच्चों को उसका 0.1% शेयर ओनरशिप दे दी। उनके दोनों बेटे और बेटी सिर्फ 0.1% ही ओन करते हैं रिलायंस का, और बाकी कहां पे, सारा का सारा ट्रस्ट के अंदर। जिससे फायदा क्या होगा, अगर कल को तेल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट सब में बंट रहा है, कल को अगर सिम वाले बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो सबके अंदर बट रहा है, और सब क्या है, ट्रस्ट। कल को अगर ऑफलाइन धंधे के अंदर प्रॉफिट हो रहा है वो भी सबके अंदर बट रहा है, किसमें बट रहा है, ट्रस्ट के अंदर बट रहा है। ट्रस्ट कौन ओन करती है, फैमिली। तो इन्होंने एक ऐसा बॉन्ड बना दिया जिससे कल को कोई भी बच्चा डिस्प्यूट कर ही ना सके, और ये चीज इन्होंने सीखी है वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट ने भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उन्होंने एक ऐसा लॉक-इन बना दिया था कि कोई भी बच्चा रेबिलियस निकल ही ना पाए। कोई भी बच्चा ये ना बोल सके कि भैया मेरा पैसा बांट के दो, मैं कुछ और शुरू करूंगा। करना शुरू करो, आप कंपनी में रह के करो, क्योंकि जो सारा पैसा है वो फैमिली का है, परिवार जुड़ के रहेगा। और फिर भी बिजनेसेस को 3 पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया, और सबसे मुश्किल बिजनेस दिया गया अपनी बेटी को। और सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो है ईशा अंबानी का रिटेल बिजनेस। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिटेल बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक एक दुकान के अंदर सामान पहुंचाना पता है कितना मुश्किल है। ईशा अंबानी गाड़ी चला के छोड़ के थोड़ी आ रही है, जिस स्टेज के ऊपर वो लोग बैठे हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, डिसीजन लेना कि क्या ये चीज सही है या फिर क्या ये चीज सही नहीं है। बट स्टिल रिटेल का धंधा एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस सबसे ज्यादा मुश्किल धंधा, और सबसे ज्यादा स्पीड से यही ग्रो कर रहा है। जिनको रिटेल का धंधा समझ नहीं आ रहा, रिलायंस जियो के जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हो गए, आज जियो हो गया, इनके जितने भी ऑफलाइन ब्रांड्स हो गए, चाहे वो कैंपा कोला हो गया, उसके अंदर जितने भी सारे ब्रांड्स एक्वायर कर रखे, जितने भी तरह के जूसेस है, खाने का सामान है, सारी की सारी चीजें इनके रिटेल धंधे के अंदर आती है। जो रूल्स बनाए जाते हैं ना, ये रूल्स कैसे बनाए जाते हैं एक बार ये समझो। फॉर एन एग्जांपल, ईशा अंबानी को इन्होंने रिटेल का धंधा दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में रिटेल में जितने भी बिजनेसेस है वो ईशा के अंदर आएंगे, रिटेल एज एन वेंचर ही ईशा के अंदर आ जाएगा। तो अगर कल को इनका कोई और बच्चा चाहे कि मैं ना खुद के मोबाइल बना के लॉन्च करूंगा और उनको ऑफलाइन दुकानों में बेचूंगा, तो वो जो ऑफलाइन दुकानों में बेचने का बिजनेस है वो ईशा अंबानी का है। इनका कोई और बच्चा वो धंधा नहीं कर सकता है। अगर किसी को फिजिकल दिया तो फिजिकल उसका है, अगर किसी को तेल दिया तो तेल उसका है। ये लोग आपस में एक दूसरे के धंधों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, और एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है जिसके पीछे रीजन समझो कि कल को ईगो क्लैशेस हो सकती है। बोले कि अच्छा तेरे पास रिटेल के 50 स्टोर है, मैं तो 100 खोल लूंगा। बोल लो भाई 100, बहुत सारा पैसा आपके पास, पर सारा का सारा पैसा कंपनी का है ना, कंपनी किसकी है, पूरे परिवार की है। कल को आपने 100 स्टोर खोले, लॉस हो गया तो क्या होगा, ट्रस्ट का लॉस होगा। ट्रस्ट किसकी है, फैमिली की है, पूरे परिवार का लॉस होगा। तो कल को ये ईगो क्लैशेस के अंदर ना खेले, टेरिटरीज को ही लॉक कर दिया गया। अगर एक बच्चे के पास सिम कंपनी है तो कल को दूसरा बच्चा सिम कंपनी नहीं खोल सकता है, और अगर आप खोलना चाहते हो तो आपको परिवार की ट्रस्ट से एग्जिट लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी खोल सकते हो। और फिर आपके पास रिलायंस के जो भी परिवार के शेयर है वो सारे के सारे चले जाएंगे। और अगर अभी 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3,31,000 करोड़ का धंधा है रिटेल का, 19,340 स्टोर है इनके, और इतने सारे स्टोर होने के बाद भी सिर्फ एक साल के अंदर 2,600 से ज्यादा स्टोर और खोल दिए। जिसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, हर दिन 7 स्टोर खोले जा रहे हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, हर दिन 7 नए स्टोर खोल दिए जा रहे हैं। और तुम्हें लग रहा होगा ऑलमोस्ट 20,000 स्टोर बोल दिए, इतने सारे थोड़ी है। तो तुम्हें पता नहीं है कि इनके पास है भी क्या क्या। अगर तुम्हें ग्रोसरी लेनी है तो रिलायंस फ्रेश हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया, अजियो फैशन इनका है, रिलायंस डिजिटल इनका है,
रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स इनका है, जियो स्मार्ट इनका है, जियो मार्ट इनका है। अगर लग्जरी ब्रांड्स के अंदर जा रहे हो तो वेलेंटिनो हो गया, अरमानी हो गया, बर्बरी हो गया, उसके सारे के सारे एग्जीक्यूशन ऑफलाइन इंडिया के अंदर यही लोग मैनेज कर रहे हैं। और ये जो कोका कोला कॉम्पिटिशन कैंपा कोला खरीद रखा है, इसके अंदर पता है कितने सारे ब्रांड निकाल दिए इन्होंने। रिलायंस का पूरा एफएमसीजी सेक्टर है ना 11,500 करोड़ का हो चुका है। अकेली कैंपा कोला जो 3 साल पहले निकाली है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा की सेल कर रही है। और इनके नए नए बिजनेस बनाने की स्ट्रेटेजी ना बहुत ज्यादा सिंपल है। हमको शुरू से धंधा बनाने का ही नहीं है, पहले हम लोग मार्केटिंग चैनल बनाएंगे, उसके बाद धंधों को एक्वायर करेंगे और उसके अंदर लगा देंगे। पहले इन्होंने क्या किया, जियो मार्ट बनाया, जियो मार्ट को बहुत फैला दिया। अभी जियो मार्ट से क्या हुआ, इनके पास मार्केट प्लेस बन गया। पहले लोगों से सामान खरीदते थे और सस्ते में अपने स्टोर पे बेचते थे। अभी इन्होंने सोचा यार खुद का सामान बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, तो उन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया जो खुद का सामान बनाती है, चाहे वो आटा दाल चीनी हो जाए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो जाए। कैंपा भी इन्होंने खरीदा ही है। और अभी जब इतने सारे ब्रांड्स बना दिए तो आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, गली गली हर नुक्कड़ हर दुकान पे ये ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। पर ना ये डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी इनफ नहीं हो सकता अगर आप लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से प्रमोट नहीं कर रही हो। तो प्रमोट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हो, टीवी में ऐड दे सकते हो, है ना। तो इन्होंने बोला कि यार हम तो थोड़े से बड़े हैं, तो गूगल फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना तो चला ही लेंगे। एक काम करते हैं, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लेते हैं जिसपे खुद की ऐड चला देंगे, खुद के टीवी चैनल्स बना देते हैं जिसके ऊपर खुद की ऐड चला देंगे। और अगर कोई हमारे ओटीटी के ऊपर ऐड देखने आ ही रहा है तो वो इंटरनेट तो यूज कर ही रहा होगा, तो चलो अपनी सिम भी निकाल देते हैं। और ये पूरा डिजिटल सेक्टर इन्होंने डाला है आकाश अंबानी के अंडर। और इस वाले सेक्टर को ना तुम लोग एज अ फ्यूचर बोल सकते हो कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर बहुत बूम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये एआई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। 2022 में आकाश अंबानी को रिलायंस का चेयरमैन बनाया गया था। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 48 करोड़ यूजर है जियो के। 140 करोड़ की तो पॉपुलेशन है, उसमें से 48 करोड़ ऑलमोस्ट 50 करोड़ तो यूजर है जियो के। और हर यूजर से ये लोग 206 रुपए एवरेज चार्ज करते हैं हर महीने। जितना भी इंटरनेट इंडिया के अंदर कंज्यूम किया जाता है ना, उसका 60% से ज्यादा इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ जियो प्रोवाइड कर रहा है। इनका एबिटा 64,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और यही जियो का भी आईपीओ भी आ रहा है जिसके अंदर 37,000 करोड़ रुपीस के फ्रेश इशू कर रहे हैं। अपनी जेब से कोई भी शेयर नहीं दे रहे हैं, जो जितने शेयर ओन करता है वो कर रहे हैं, बस फ्रेश इशू कर रहे हैं जिससे इनके शेयर थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे। और वैल्यूएशन पता क्या रखी गई है, 135 से 140 बिलियन डॉलर्स, 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इन्होंने तो अपनी मार्केट को जितना एक्सपेंड करना था कर लिया, गाने इनकी ऐप के अंदर ज्यादा चल नहीं रहे हैं और ये उसको कॉम्पीट कर भी नहीं सकते क्योंकि स्पॉटिफाई है। इनकी जो क्लाउड सर्विसेज है वो फेल हो चुकी है क्योंकि गूगल फ्री क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंटरनेट के रिचार्ज बढ़ा देंगे, थोड़ा सा प्राइस महंगा कर देंगे। पर यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं अंडर एस्टिमेट, क्योंकि ये लोग एंटर कर रहे हैं एआई के अंदर। और उसके अंदर भी खुद का एआई टूल नहीं निकाल रहे, ये बना रहे हैं डेटा सेंटर। इन्होंने एनवीडिया के साथ डील करी है जिसके अंदर ये 1 से 3 गीगावाट की डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, जिसके अंदर ये लोग स्पेंड कर रहे हैं 20 से 30 बिलियन डॉलर। और ये डेटा सेंटर इतना बड़ा बनेगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ना वो भी इसके सामने छोटा है। और तुम्हें लगेगा हाँ यार एआई का टाइम चल रहा है, इन्होंने एआई के अंदर सोचा कि खुद के डिजिटल सॉफ्टवेयर तो बना नहीं सकते, डेटा सेंटर बना देते हैं। इन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अपने पावर बिजनेस को सपोर्ट कर सके जो इन फ्यूचर मर सकता है। याद है मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, जिसके अंदर मुकेश अंबानी को एक स्टेबल बिजनेस मिला था जिसको बोलते हैं हम लोग तेल, और अनिल अंबानी को एंटरटेनमेंट और थोड़े फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस मिले थे। अभी की डेट में क्या है, चीजें एकदम उल्टा हो चुकी है क्योंकि डेकेड्स बदल चुके हैं। आज की डेट में पावर फ्यूचर है पर ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है। आने वाले टाइम के अंदर तेल की डिमांड कम होने वाली है क्योंकि तेल के ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। आने वाले टाइम में बिजली की डिमांड बढ़ेगी पर बिजली कैसे प्रोड्यूस की जा रही है उसके तरीके बदलेंगे। ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना हमेशा मुश्किल बहुत होता है, और ये डिपार्टमेंट अनंत अंबानी को दिया जा रहा है। और ये चीज इसलिए की जा रही है क्योंकि उसको थोड़ा बहुत उसका आइडिया ऐसा बोलते हैं, तो अगर कल को इनके बिजनेस में कोई बहुत इशू आ भी जाता है तो इनका जो पूरा पावर बिजनेस है ना वो अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी और सारी पावर बेच सकता है। और किसको बेचेगा, डेटा सेंटर्स को। ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो कर रहे हैं हर डायरेक्शन के अंदर, और हर डायरेक्शन में इंडिविजुअली खुद ही की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। और सभी की सभी सर्विसेज अलग अलग लोग ओन करते हैं, पर सभी के सभी बिजनेस जो बिल्ड किए जा रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है। एक भाई क्या कर रहा है, पावर बना रहा है, दूसरा भाई क्या कर रहा है, पावर को कंज्यूम करने के तरीके ढूंढ रहा है, और तीसरी बहन क्या कर रही है, ऑफलाइन धंधे खोले जा रही है, नए नए ब्रांड्स खोले जा रही है, उसको मार्केट क्या कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सभी बिजनेसेस इंटरलिंक हो रहे हैं, और जब ये सारे कलेक्टिवली बड़े हो रहे हैं तो पीआर कौन कर रहा है, नीता अंबानी। बाकी अगर तुम लोगों को जियो के डिजिटल बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना है तो यहाँ क्लिक करो, और अगर फिजिकल रिटेल बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना है तो यहाँ क्लिक करो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।